नमस्कार, मैं डॉक्टर शैली शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट। हमारा जो हमने इससे पहले चर्चा की थी राजनीतिक भूगोल की प्रकृति की। आज हम चर्चा करेंगे राजनीतिक भूगोल का विकास। देखिए, किसी भी चीज़ की अगर आपको नींव नहीं पता है तो आप उसके ऊपर कितनी भी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर लीजिए, नींव मजबूत नहीं होगी तो बिल्डिंग भी नहीं। इसी तरह किसी भी विषय का अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता तो आप उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं गेन कर सकते। तो इसीलिए आज हम राजनीतिक भूगोल कैसे आया, कैसे इसका विकास हुआ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। राजनीतिक भूगोल के अगर विकास की बात करें तो शुरुआत से लेके आज तक इसके बहुत सारे क्रम हैं। राजनीतिक भूगोल का अध्ययन अगर करें तो 2000 वर्ष से भी अधिक पुराना है वास्तविकता में, लेकिन इसका वास्तविक स्वरूप या विशिष्ट रूप से जब ये फेमस हुआ या इसको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली वो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। इसके विकास को विभिन्न विचारों ने कई कालों में बांटा जिससे उसको समझने में आसानी रहे। सबसे पहला था शास्त्रीय काल, दूसरा आया 18वीं से 19वीं शताब्दी का काल, फिर 20वीं शताब्दी से प्रथम विश्व युद्ध का काल, फिर आया आपका 20वीं शताब्दी में दो विश्व युद्धों के मध्य का काल। दो विश्व युद्ध का मतलब प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में जो टाइम पीरियड था उसका समय, और लास्ट था 20वीं शताब्दी में द्वितीय विश्व युद्ध का काल के हम बात कर रहे हैं उसकी। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसमें शास्त्रीय काल, जो सबसे पहले शुरू हुआ था। इस काल से या इस युग के का संबंध हम जो कनेक्ट कर सकते हैं वो है रोमन एवं यूनानी विद्वानों से। इस युग को राजनीतिक भूगोल का उषा काल जिसमें हम इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं। इस युग में राजनीतिक भूगोल, दर्शन शास्त्र, इतिहास, गणित आदि विषयों के साथ अध्ययन किया जाता था, लेकिन अलग से नहीं था। लेकिन स्ट्रैबो, प्लिनी, टॉलेमी इत्यादि विद्वानों ने इसे इतिहास के साथ सम्मिलित कर लिया था, क्योंकि इसको हिस्ट्री से रिलेटेड करके पढ़ने लग गए थे। लेकिन वास्तविकता में ये अपनी एक अलग पहचान रखता था जो उस समय तक स्पष्ट नहीं हो पाई थी। राजनीतिक भूगोल का अलग से जो विकास सीमित रूप में शुरू हुआ वो हुआ था 17वीं शताब्दी से शुरू हुआ। यह कार्य 17वीं शताब्दी के मध्य में विलियम पेंटी ने किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको पूछा जाए कि सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई तो आप अगर फर्स्ट करेंगे तो विलियम पेंटी के अनुसार बताएंगे 17वीं शताब्दी में, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि भूगोल राजनीति को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनेक कार्य जैसे राजनीतिक भौगोलिक पक्ष, राजधानी को नियंत्रित करने वाले तत्वों का भी विश्लेषण किया जाता है। कैसे किया जाएगा? आप कहेंगे कि मैम पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम राजधानी की बात कर रहे हैं, वो तो हम राजनीति में भी बात करते थे, राजनीतिक विज्ञान में। यहाँ कैसे? बिल्कुल प्रभावित करता है। अगर आपको जानकारी है, आप सभी जब एमए लेवल पे हैं तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे भारत की जो पहली राजधानी थी जो ब्रिटिश टाइम में थी वो थी कोलकाता। अब ज़्यादातर कोलकाता क्यों बनाई गई थी? क्योंकि वहाँ पोर्ट है, हल्दिया बंदरगाह है, और वहाँ से क्या होता है, क्योंकि उस समय तो एरोप्लेन इतने होते नहीं थे, जहाज़ों के माध्यम से सामान लाया और ले जाया जाता था। और जब सामान लाया ले जाया जाता तो उन्होंने उसी को क्या बना दिया था, वहाँ की राजधानी बना दिया था। लेकिन इसका प्रभाव क्या हुआ, जो इंद्रप्रस्थ उस समय कहा जाता था, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश काल में जब हम वहाँ से निर्धारण चलता था तो उसके आधार पे क्या होता था कि वहाँ की जो क्षेत्र लोग बाग रहते थे उस समय दिल्ली में, और कोलकाता राजधानी बना दी थी, तो उसको वहाँ के क्षेत्र को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता था। इस वजह से उस प्रक्रिया को क्या किया है धीरे धीरे, क्योंकि राजधानी की कोशिश ये होती है कि केंद्र में रहे ताकि वो सभी क्षेत्रों में, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, सभी को समान रूप से देखरेख कर सके। लेकिन जब राजधानी एक साइड हो जाती है और अन्य क्षेत्र अलग हो जाते हैं तो प्रॉपर उसका विकास हम नहीं देख पाते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति में राजधानी का महत्वपूर्ण पक्ष होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी वजह से राज्य क्षेत्र को इसमें विशेष योगदान के लिए या विशेष क्षेत्र के लिए जाना जाता है। दूसरा काल आया 18वीं से 19वीं शताब्दी का काल। इस काल को जर्मन विद्वानों का समय कहा जाता है।
फिर भी इस काल को अन्य विद्वान जैसे फ्रांस के मॉन्टेस्क्यू का योगदान भी महत्वपूर्ण है। इस काल में इमैनुअल कांट, जो कि वर्तमान भूगोल के प्रवर्तक रहे थे 18वीं-19वीं शताब्दी में, उन्होंने भूगोल की अनेक शाखाओं के साथ राजनीतिक भूगोल का भी उल्लेख किया था, उसके बारे में भी चर्चा की थी। उनके विचारों ने जर्मन भूगोलवेत्ताओं को इस ओर सोचने की ओर ध्यान देने का या उनको सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि हमें भूगोल के साथ राजनीति को सम्मिलित रूप से पढ़ना क्यों ज़रूरी है और क्या आवश्यकता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक भूगोल को लाने की। उनके जो स्टूडेंट्स रहे वो फ्रेडरिक थे, हमबोल्ट, रिटर, फ्रेडरिक रेडजेल, इन्होंने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस क्षेत्र में काम, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के क्षेत्र में काम किया। राजनीतिक भूगोल के अगर जनक की बात करें तो रेडजेल रहे, लेकिन इसकी नींव रखने का जो काम किया था वो किया था कांट महोदय ने। सबसे पहले क्योंकि रेडजेल महोदय को इसका जनक कहा जाता है तो हम उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं कि उन्होंने राजनीतिक भूगोल में अपना क्या योगदान दिया। राजनीतिक भूगोल को क्रमबद्ध विज्ञान के रूप में सबसे पहले 1897 में अपनी इनकी एक बुक आई थी पॉलिटिकल ज्योग्राफी में इन्होंने प्रकाशित किया। इन्होंने विषय के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए लिखा कि राजनीतिक भूगोल में राज्य तथा धरातल के मध्य विद्यमान संबंध का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक कैसे कि अगर देखिए हमें अपने क्षेत्र की स्थिति ही नहीं पता तो हम उसके बारे में क्या करेंगे कि सीमाएं कहाँ तक हैं या हमें उसकी सीमा के अंदर क्या काम करना है या अन्य सीमा से हम कैसे प्रवेश कर या उसमें कैसे अपना आधिपत्य कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें एक छोटी सी लाइन में सब कुछ इन्होंने इंक्लूड कर दिया। इन्होंने राजनीतिक भूगोल में जैविकीय विचारधारा को भी परिपोषित किया। राजनीतिक भूगोल के आधारभूत तथ्य प्रकट किए, जिसमें से अगर हम बात करें प्रमुख तथ्य जो थे वो थे, पहली बात इन्होंने राज्य को जैविक सत्ता का मतलब जीव से इन्होंने उसको रिलेट किया, क्योंकि राज्य भी देखिए विकास करता है, पतन होता है, उसमें भी बहुत सारी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सैन्य प्रक्रियाएं चलती हैं, तो इस वजह से उन्होंने उसे जीव से संबंधित किया जो मानवीय धरातलीय अंशों से निर्मित है। समाज के माध्यम से राज्य धरातल से संलग्न करता रहता है, तो किस तरीके से वो आपस में संबंधित हैं, एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, ये भी इसमें अध्ययन का विषय रहा। तीसरा, राज्य का विकास नाभि क्षेत्र से होता है। नाभि क्षेत्र, कोरोड क्षेत्र वही एक ही है और इसी के सहारे राज्य का क्षेत्रीय विस्तार होता है धीरे धीरे, क्योंकि जर्मन भूगोलवेत्ताओं की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं इनकी साम्राज्यवादी नीति थी। इनका मानना था कि अपनी सीमाओं को बढ़ाते जाओ उतने ही आप शक्तिशाली होते जाओगे। तो उन्होंने क्योंकि जीव से कहा, तो जीव को अगर सर्वाइव करना है तो लड़ना पड़ेगा और लड़ने के लिए क्या करना होगा, दूसरे को मारना पड़ेगा। तो उन्होंने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उस समय जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने या जर्मन राजनीति में इसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। और एक तरीके से हम बात करें कि द्वितीय विश्व युद्ध होने का कारण कहीं ना कहीं जर्मन में होने वाली ये इस प्रकार की सोच या मानसिकता को हम मान सकते हैं, हम एक तरीके से दोष दे सकते हैं। चौथी बात, धरातल पर प्रत्येक राज्य की निश्चित स्थिति होती है और उसमें हो सकता है परिवर्तन सीमाओं में हो जाए। राज्य के आर्थिक कार्य क्षेत्र से होते हैं कि किस क्षेत्र में हम रहते हैं और वो क्षेत्र कितने क्षेत्रों को अपनी उपयोगिता उपलब्ध कराता है या क्या संसाधन वो उपलब्ध कराता है। अतः क्षेत्र के प्रसार की आवश्यकता जनसंख्या के बढ़ने पर होती है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, सबको मकान चाहिए, काम चाहिए, उसको सुविधाएं चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, क्षेत्र का विस्तार करना पड़ेगा। और जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी शक्ति का भी विस्तार होगा। राज्य के आर्थिक समृद्धि देने वाले क्षेत्र को निर्वहन क्षेत्र इन्होंने कहा था, जिसको नाम इन्होंने दिया था लेबेनस्राम के नाम से। और ये आपको इम्पॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना होगा, जो बच्चे एमए कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप नेट के लिए कर रहे हैं, नेट आपका क्वालिफाइड हो जाए तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेबेनस्राम किसने दिया था। तो रेडजेल महोदय ने लेबेनस्राम नाम का शब्द दिया था और राज्य के लिए उपयोग में किया जाता था। इस तरह अगर हम बात करें तो राजनीतिक भूगोल में कहीं ना कहीं जर्मन भूगोलवेत्ताओं का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य रहा है। अब वो आप सकारात्मक पक्ष में समझें या नकारात्मक पक्ष में समझें, लेकिन उनका जो ये कार्य रहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा।
आज की वीडियो में हम सिर्फ अभिशास्त्रीय काल और 18वीं से 19वीं शताब्दी काल का ही परिचर्चा करेंगे। हमारे अगले वीडियो में हम युद्ध काल में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई या सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, उस समय राजनीतिक भूगोल की क्या स्थिति रही, उसमें क्या परिवर्तन आए और उनके द्वारा क्या क्या कार्य विश्व स्तर पर संपन्न हुए, उसके बारे में हम अध्ययन या चर्चा करेंगे। आज का हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।